नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स पेपर हुआ। पेपर 1, पेपर 2, दे आर 2 पेपर्स। पेपर 1 में जो जीके आता है, पेपर 2 में सीसैट आता है, सो तो आप जानते ही हो। तो पेपर 1 को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको मालूम है, और जैसा कि कहा जाता है कि यूपीएससी इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, वैसा इस बार भी उसने किया था। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार आप देखेंगे कि इकोनॉमी का पार्ट बढ़ गया है, इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, पॉलिटी के कम हो गए हैं। पिछली बार पॉलिटिक क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, इस बार इकोनॉमिक क्वेश्चन बढ़ गए हैं। और सदाबहार, आपका जो सदाबहार सेगमेंट है, एवरग्रीन ग्रीन से एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, नेचर वाला पार्ट, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का सेगमेंट आपका ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन और एनवायरनमेंट से 7 क्वेश्चन करीब आए थे। अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 24। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ के निकल आ रहा है एक बार फिर से। तो नेचर को यूपीएससी सबसे ज़्यादा पसंद करता है। नेचर से रिलेटेड 2 सेगमेंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, बायो ज्योग्राफी मिला के ही एनवायरनमेंट होता है दोस्तों। तो आईएफएस का पेपर जब से ऐड हो गया है तब से एनवायरनमेंट भी बढ़ गया है, इस बार भी एनवायरनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री में भी इस बार हमने उछाल देखा, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बढ़े हैं इस बार। तो ये रहा आपका टॉपिक ब्रेकअप, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। आगे फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इससे बच्चों को एक सहूलियत मिल जाएगी तैयारी करने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेगमेंट इस बार कम हो रहा है, ये सेगमेंट अगली बार बढ़ सकता है, ऐसा कि हमेशा यूपीएससी करता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले उनका क्या आंसर होगा आप उससे मिला लीजिए, जो बच्चे आज पेपर दिए हैं आप उससे मिलाइए। आगे कटऑफ की डिस्कस करेंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब निकालिए, आगे मेंस में अपीयर होइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास सेट सी है, आज के पेपर का सेट सी है। तो सेट सी में जो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट है लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमेनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। तो पहले उसको समझना पड़ेगा बच्चों, हिंदी में पढ़ देते हैं। उच्च मेघ जो ऊपर पाते हैं, सिरस मेघ जो होते हैं 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिरस क्लाउड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं, वो आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, बर्फ़ से बने होते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दे बिना एब्जॉर्ब किए, एल्बिडो, वो आइस का ही होता है, स्नो का होता है। तो इसलिए सिरस क्लाउड एल्बिडो ज़्यादा होने से ज़्यादातर सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे अर्थ का सरफेस पे कम हीट आ पाती है। तो स्टेटमेंट 1 इस राइट, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे देखते हैं, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है। इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ से होता है, जो बॉडी कम हीट होती है या जो किसी अदर सोर्स के कारण हीट होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। तो अर्थ भी तो हीट हो रही है अदर सोर्स से, सन से धीरे धीरे हीट हो रही है, तो धीरे धीरे वो निकालेगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन निकालेगी। तो इंफ्रारेड से उसको हम समझ सकते हैं, कुछ उसमें इंफ्रारेड भी रहता है ना। तो लो क्लाउड जो होगा वो इन्हीं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है, जिससे कि आपका जो वार्म ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ भी इसको कहा जाता है, और ये अर्थ के ग्राउंड को गर्म रखता है। तो दोनों स्टेटमेंट बच्चों इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो जो बच्चों का दूसरे सेट हैं वो क्वेश्चन इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, उससे मिला लेंगे, ठीक है। तो क्लाउड वाले में बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये करंट से जोड़ के आपका ज्योग्राफी दिया है, ठीक। बीड़ी क्या है, बीड़ी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट केनिया। तो बीड़ी ज़्यादा जलाएंगे तो वो गंदा लगेगा कि अच्छा, गंदा लगेगा। तो बीड़ी कैंप कहाँ पे है, युगांडा में बीड़ी कैंप है। बीड़ी कैंप
एक समय था कि लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था, जहाँ पर आपके साउथ सूडान से जो लोग भाग के आते थे वो वहाँ रहते थे, बीड़ी बीड़ी में, युगांडा में। अब नहीं रह गया है। आपको एग्ज़ाम आप देते रहते हो, कहीं न कहीं ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि एट प्रेजेंट द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप क्यों ज़रूरी है। ये पहले भी डिस्कस मैं करता था कि इस समय यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही है। यूक्रेन अफगानिस्तान पे क्वेश्चन बनना निश्चित था, एक क्वेश्चन अफगानिस्तान पे आया भी है, और साथ ही रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है, जिससे रिफ्यूज़ीज़ पे क्वेश्चन बनना निश्चित है। मेंस आप दोगे, मेंस में भी ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन रहेगा ज़रूर। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इस समय बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार के पास एक कुट्टूपलांग नाम का एक रिफ्यूज़ी कैंप है, जो एट प्रेजेंट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूज़ी कैंप। बांग्लादेश में कुट्टूपलांग, रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ बसते हैं, सबसे बड़ा रिफ्यूज़ी कैंप बन गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बीड़ी बीड़ी केनिया में दिया गया, नॉर्थ वेस्ट केनिया में, जो गलत है। बीड़ी बीड़ी गंदा लगेगा, ज़्यादा लोग बीड़ी बीड़ी पियेंगे तो गंदा लगेगा, युगांडा में है। बीड़ी बीड़ी इज़ इन नॉर्थ वेस्ट युगांडा। युगांडा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, मैच कर लो, एक ही तो कट रहा है, अभी 3 है इसलिए आगे भी देखना पड़ेगा। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वार लिव इन बीड़ी बीड़ी, ये सही है। तो 2 इज़ करेक्ट, 1 इज़ रॉन्ग, 2 इज़ करेक्ट। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज़, third statement, some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya। दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स कीनिया में है। दादाब ये कीनिया अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिफ्यूजी कैंप है। यूएन ने इसको 1991 में दादाब केनिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया था, जो अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिफ्यूजी कैंप है, जहां पर सोमालिया बॉर्डर पे होने के कारण सोमालिया से रिफ्यूजी जो आते हैं वो यहाँ पे बसते हैं। तो ये सही है। तो 2 and 3, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। तो इसका भी 12th का भी आंसर हो जाएगा सी, 2 and 3 आर करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला करंट का क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है, ये गलत है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क राजस्थान में जोधपुर में बनाया गया है, जिसका नाम है बच्चों भाडला सोलर पार्क। भाडला सोलर पार्क सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो राजस्थान के जोधपुर में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एलिमिनेट करते हैं तो ए और सी कट जाएगा, 2 और डी, बी और डी बचेगा, इसलिए आगे भी देखना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ करेक्ट। कोची एयरपोर्ट जो है वो फुल्ली सोलर पावर्ड इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो गया। स्टेटमेंट 3 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है, इतने में आंसर आ जाएगा आपको, आंसर भी मिल गया। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 3 ओनली। तो 1 तो निकल ही गया, 2 सही मिल गया, तो आपको भी आंसर मिल गया। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, ठीक, जो सन से चलता है तैरता हुआ। तो ये गोवा में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये अभी बना है, हाल में इनॉग्रेशन हुआ था, न्यूज़ है, इसीलिए क्वेश्चन बना है। तो ये बना है आपका इस समय आंध्र प्रदेश में, सिम्हाद्री नेशनल एनटीपीसी है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बनाया गया है। माना ये मात्र 25 मेगावाट ही देगा, मात्र 25 मेगावाट ही पावर जनरेट कर रहा है ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट, लेकिन इस समय सबसे बड़ा है इंडिया में। आगे तेलंगाना में और आपका ओमकारेश्वर डैम में एमपी में, इन दोनों जगह पर 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी वो तैयार नहीं है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश वाला इनॉग्रेट हो चुका है, ये देने लग गया है बिजली, इसलिए माना क्या जाएगा आंध्र प्रदेश इस समय। अगले एक बार एग्ज़ाम आपको न देना पड़े, अगर दोगे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओमकारेश्वर या तेलंगाना में क्या राइट आंसर बनेगा। इस समय आंध्र प्रदेश है, तो इसमें ओनली 2 इज़ करेक्ट, तो इसका सही आंसर बी होगा, 2 ओनली। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखते हैं बच्चों। ये यूएन क्लॉज के ऊपर है, जिसको लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अ कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग
12 नॉटिकल माइल्स। तो ये आपको मालूम ही है, टेरिटोरियल सी की लिमिट 12 नॉटिकल मील तक ही होता है। 1 नॉटिकल माइल क्या होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। सी में जितना आप मेजरमेंट करते हो नॉटिकल मील में होता है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील तक आपका टेरिटोरियल सी होता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। ये देखने में तो गलत लग रहा है, कई बच्चे इसको गलत भी करके आए हैं, लेकिन ये सही है। ये यूएन क्लॉज के आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से दिया गया है ये स्टेटमेंट, ये भी एकदम सही है। इसमें क्या है कि उनको पीस और गुड कैरेक्टर के लिए अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको इनोसेंट पैसेज मिलेगा, ठीक है, अदर स्टेट के शिप्स को, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, EEZ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, EEZ होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा मित्रों, D 1, 2 एंड 3 करेक्ट। इसका आंसर D बनेगा। 1, 2 यूएन क्लॉज वाले में तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका कोई भी सेट हो मिला लेना। अगला देखते हैं, करंट का हो गया क्वेश्चन, करंट का एक क्वेश्चन करंट से रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसको भी चर्चा कर लिया जाए। तो इसमें है रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़। न्यूज़ में ऑफन जो कुछ क्षेत्र मेंशन होते रहते हैं और उनके कंट्री को मैच कराना है। और इस बार यूपीएससी ने एक नया प्रयोग किया है, एक नया टाइप ऑफ ऑप्शन बनाने लगा है पेयर पे, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए। तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, चारों पेयर को मालूम होगा तभी कर पाओगे, या तो काट के निकाल पाओ। तो पहला है एनाटोलिया। एनाटोलिया तो आप जानते हो टर्की में, टर्की का जो प्लेटो है जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, एनाटोलिया प्लेटो है, ठीक, तो 1 सही हो गया। सेकंड अम्हारा। अम्हारा इथियोपिया में, एकदम सही बात है, वहाँ के एथनिक लोग हैं, अम्हारा भी बोला जाता है उनको, इथियोपिया में अम्हारा सही है। तीसरा है कैबे डेलेगडो, ये मोजाम्बिक में बच्चों, जो न्यूज़ में रहा है क्योंकि वहाँ वायलेंस हुआ है, न्यूज़ में है, मोजाम्बिक में है, तो स्पेन में नहीं है, तो थर्ड वाला गलत हो गया। फोर्थ वाला कैटालोनिया इटली, यहाँ पे गलत है, ये स्पेन में है, ये स्पेन में है, कैटालोनिया स्पेन में है। जो मोटर बाइक रेसिंग के शौकीन होंगे वो तो इसको सही कर लिए होंगे, कैटालोनिया स्पेन में है। तो थर्ड एंड फोर्थ गलत हो गया, 1 एंड 2 सही है। इसमें 1 एंड 2 आर करेक्ट ओनली, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इसका आंसर क्या बनेगा, बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, एनाटोलिया और अम्हारा, केवल यही दोनों सही मैच है। अगला एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, उसको फिर डिस्कस कर लिया जाएगा, आज केवल ज्योग्राफी का करना है। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपको सेट सी में मिलेगा दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद आपको सीधे आइए आप क्वेश्चन नंबर 59 सेट सी 59 बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये ज्योग्राफी के सिलेबस में आ चुका है, ठीक, क्योंकि कोरल से रिलेटेड है। और ये आप इस समय इसको गुजरात में गवर्नमेंट ने गल्फ ऑफ कच्छ में यूज़ भी किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बायोरॉक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ऑप्शन ए रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रिलीफ, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए। बी है डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, पादप अवशिष्टों के प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री के लिए। तो पहला ही आंसर मैं बता दिया हूँ, कोरल के लिए यूज होता है, ठीक। सी देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस। डी है प्रोवाइडिंग साल्ट लिक फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, बायोरॉक टेक्नोलॉजी रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रिलीफ के लिए यूज़ होता है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में यूज हो रहा है। क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए यूज़ होता है। अगला मियावाकी, बहुत चर्चित था, ये आ भी गया क्वेश्चन। यूपीएससी ऐसे चीज़ों को पिकअप कर लेता है जो पहले बताया जाता है, देखिए एग्जाम में वो निकल के आ जाता है। द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरिया एंड ऑन सी सरफेस। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए
अनुवांशित रूपांतरित पुष्पों के प्रयोग कर उद्यानों को विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए, तटीय क्षेत्रों समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए। तो बच्चों मियावाकी जो एक जापानीज़ हैं वो क्या किए हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं जो 10 टाइम्स फास्टर पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इससे शहरी क्षेत्रों में जो आप ग्रीन बेल्ट्स देखते हैं, छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस देखते हैं अर्बन एरियाज़ में, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो मियावाकी मेथड क्या है, अर्बन एरियाज़ में मिनी फॉरेस्ट को, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का दोस्तों मिलेगा आपको सेट सी में क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान दिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आए सोलर स्टॉर्म पे, लेकिन अगर आपको अर्थक्वेक की भी जानकारी है तो काम बन जाएगा। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। यदि कोई बड़ा सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन से संभव प्रभाव पड़ेंगे। पहला है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। अभी हाल में एक बड़ा सोलर फ्लेयर आया था, इसी पे क्वेश्चन बना है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। तो जब भी सोलर फ्लेयर सोलर स्टॉर्म आते हैं, इनमें भी रेडियो वेव्स रहते हैं, हाई एनर्जी वेव्स होते हैं, आपके सैटेलाइट सिस्टम को बाधित कर देता है, जीपीएस वगैरह सिस्टम को फेल करता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं जरा। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन पे सुनामी हो जाएगी, ऐसा तो इसके लिए नहीं है। सुनामी क्यों होती है? सुनामी होती है बच्चों जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, तब सुनामी आती है। और सोलर फ्लेयर अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है। सोलर फ्लेयर सोलर स्टॉर्म अर्थक्वेक को क्रिएट नहीं करता, इसलिए सुनामी कैसे ला देगा। तो यहाँ पे पॉइंट पकड़ने वाली बात है, गलत हो जाएगा। आपने देखा 2 गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं। 1 में 1, 2, 4 एंड 5 2 है, ये गलत हो गया। बी है 2, 3, 5, 6, 7, इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो गया। सी है 1, 3, 4, 6, 7 ओनली, इसमें 2 नहीं है। डी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओनली ऑल, इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो गया। आंसर मिल गया आपको। आंसर विल बी आपका सी 1, 3, 4, 6 एंड 7। क्यों? क्योंकि सुनामी अर्थक्वेक की वजह से होता है, सोलर फ्लेयर की सोलर स्टॉर्म के कारण नहीं होता है। आगे स्टेटमेंट भी देख लिया जाए, थोड़ा नॉलेज ही मिल जाएगा। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, पावर ग्रिड पे भी असर पड़ता है सोलर स्टॉर्म्स का। इंटेंस अरोरास कुड कॉज ओवर मच ऑफ द अर्थ। अरोरा लाइट्स क्या हैं? यही जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं और हमारे आयनोस्फीयर में जो हमारे आयंस होते हैं दोनों आपस में लड़ते हैं। हमारे आयनोस्फीयर के आयंस हमको बचाने के लिए वो भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, और इन चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ सोलर स्टॉर्म दोनों की टकराहट होती है। तो जैसे अभी कोरोना टाइम में आपका सीरियल पे रामायण आने लगा था, तो राम और रावण के तीर जाते थे आपस में लड़के, चिंगारी रंग बिरंगी निकलती थी। वैसे ही रंग बिरंगी चिंगारी आपके दोनों मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर दिखेंगी, उनको अरोरा लाइट्स कहा जाता है। जब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो ज़्यादा एरिया में ये अरोरा लाइट्स दिखेगी, है ना। तो ये भी करेक्ट है बच्चों। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस मच ओवर द प्लैनेट। गर्मी बढ़ेगी, फॉरेस्ट फायर भी बढ़ेगा। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। अब कंप्यूटर सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ऑर्बिट पे भी प्रॉब्लम आएगा। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके रेडियो कम्युनिकेशन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो सब सही है, 2 गलत था, उसी से ऑप्शन आंसर मिल गया था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है। कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट, सबको मालूम है जो वाटर लॉक्ड राइस फील्ड होते हैं, जो धान के खेत जिसमें पानी भरा होता है, वहीं से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो इसका आंसर बी होगा, राइस, बी धान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में कौन सी सूखकर मरुस्थल बन गई है? तो लेक विक्टोरिया, लेक बी है लेक फागुबिन, सी है लेक ओगुटा, डी है लेक वोल्टा। तो दोस्तों माली में एक झील थी लेक फागुबिन,
जो सूख गई है और वो डेजर्ट बन गई है। लेक फागुबिन, ऑप्शन बी माली इज़ द करेक्ट आंसर। एक जानकारी और ले लीजिए, एक लेक तरकाना है, तुर्काना भी कहीं कहीं आप उसको पढ़ेंगे, अफ्रीका में। ये डेजर्ट रीजन में सबसे बड़ी लेक है, लेक टरकाना, एल्कलाइन वाटर होता है उसमें, लेक टरकाना डेजर्ट रीजन का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक आप इसको कह सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में किस पे निर्मित हुई है? गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गंडीकोटा कैनियन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एक पिक्चर्स्क्यू जगह है ये, जैसा वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन है वैसे ही दिखता है, इसको इंडिया का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। और अभी हाल में यहाँ पे रोपवे का इनॉग्रेशन होने की बात हो रही है, रोपवे बनने जा रहा है इंडिया के ग्रैंड कैनियन पे। तो इंडिया का ग्रैंड कैनियन कौन है? गंडीकोटा कैनियन। कहाँ पे है ये है आंध्र प्रदेश में, आपके अर्रामाला हिल्स पे आंध्र प्रदेश में, जिसको इंडिया का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। रोपवे के कारण न्यूज़ में आया और क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया। ठीक है बच्चों, तो आंसर विल बी पेन्नार रिवर। गंडीकोटा कैनियन पेन्नार रिवर पर सिचुएटेड है। पेन्नार रिवर ने गंडीकोटा कैनियन को बनाया जो कि इंडिया का ग्रैंड कैनियन है। ठीक, आने वाले एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कैनियन को इंडियाज़ ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, तो गंडीकोटा को इंडियाज़ ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीक है उनको माउंटेन रेंजेस से मैच करना है। पहला पीक है नामचा बरवा, क्वेश्चन में दिया गया है गढ़वाल हिमालयाज, तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में तो है नहीं, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से सिंटैक्सियल बेंड के पास ब्रह्मपुत्र रिवर बेंड होती है, यू टर्न लेती है, तिब्बत को छोड़ के इंडिया में एंटर करती है। तो ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है, गलत हो गया। नंदा देवी जो इंडिया में हिमालयन पीक्स में सेकंड हाईएस्ट पीक कह सकते हो, उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय में है। ठीक, तो ये सही है टू। थर्ड देख लेते हैं नोकरेक जो आपको मालूम है ये मेघालय की हाईएस्ट पीक है, मेघालय में है। सिक्किम हिमालय ऑप्शन में दिया है तो गलत है, सिक्किम हिमालय में नहीं है। नोकरेक मेघालय प्लेटो पे है, मेघालय प्लेटो हिमालय का ही पार्ट नहीं है। मेघालय प्लेटो तो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है जो गारो गैप से सेपरेट हो गया है। हमको देखने में हिमालय लगता है लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है। तो इसमें ओनली सेकंड पेयर इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में लेवांट जो न्यूज़ में आता रहा है ये क्या है? तो बच्चों लेवांट एक फ्रेंच वर्ड लेवांट से लिया गया है जिसका मतलब होता है ईस्ट, जहाँ से सनराइज होता है। यूज़ कहाँ हुआ? यूज़ हुआ मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्टर्न पार्ट था, जहाँ आज इज़राइल है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन सी का ईस्टर्न कोस्ट, उसको लेवांट कहा जाता है। ठीक है, तो लेवांट आपका आंसर इसका विल बी ए, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र को लेवांट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, विच वन ऑफ द अबव है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। देखिए क्वेश्चन आ गया, यूक्रेन या अफगानिस्तान पे एक क्वेश्चन बनना था बॉर्डर्स पे, तो अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं बताया भी गया है कि अफगानिस्तान को हमेशा से सब प्रयास किए तोड़ने को, लेकिन अफगानिस्तान नहीं टूट। ठीक, तो टूट से याद रखिएगा, टी से ताजिकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान और दूसरे वाले टी से तुर्कमेनिस्तान, टूट। ठीक, बाकी दो बॉर्डर्स आपको मालूम ही हैं, ईरान पाकिस्तान और साथ में चाइना, जानते ही हो। ईरान पाकिस्तान चाइना के अलावा टूट, TUT, टी से ताजिकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान। ठीक, तो ये अफगानिस्तान के बॉर्डर्स लगते हैं। हम अफगानिस्तान को अपना नेबर भी कहते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर जो इसमें POK का पार्ट है, वहाँ पे भी एक वाखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, जो आपका इंदिरा कोल जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसके पास वखान कॉरिडोर मिलता है। तो अफगानिस्तान से हमारा भी बॉर्डर थ्योरेटिकली बनता है, हम उसको मानते हैं। ठीक है,
तो इसमें बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अजरबैजान नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है, ठीक, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, टूट आ गया, टूट पे ही क्वेश्चन बना है, उज्बेकिस्तान है। तो आंसर विल बी सी 3, 4 एंड 5। अफगानिस्तान के बॉर्डर टूट नहीं गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का 78, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। सही बात है, इस समय चर्चा में है। मोनाजाइट सैंड में काफ़ी रेयर अर्थ मिलते हैं, थोरियम के अलावा भी कई चीज़ें मिलती हैं, ठीक। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, सही बात है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स ऑफ इंडिया। क्या मोनाजाइट पूरे आपके कोस्टल सैंड्स में मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। कर्नाटका में, केरला में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब तो मिलता है, लेकिन आपका महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात की तरफ नहीं मिल रहा है, ठीक, उस अमाउंट में। तो ये स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 क्या है? इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। इट इज़ करेक्ट। प्रोसेसिंग का काम आपको मिला है रेयर अर्थ लिमिटेड को, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका एक PSU है। तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है थोरियम को प्रोसेस करना, एक्सपोर्ट करना मोनाजाइट को। तो इसमें आपने देखा स्टेटमेंट 3 गलत है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ठीक। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द। आप गर्मी झेल ही रहे हो, गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी कब तक बढ़ेगी? योगा डे के दिन तक बढ़ेगी। योगा डे कब होता है? जब सन डायरेक्ट वर्टिकल आपके ओवरहेड हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कब? 21 जून को। 21 जून को बच्चों सबसे ज़्यादा सन ओवरहेड रहता है, सबसे ज़्यादा गर्मी आपको उसी टाइम लगेगी। सुबह सनरेज तिरछी हैं, गर्मी उतनी नहीं लगती। दोपहर में ऊपर सन रहता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जब परमानेंटली एक तरीके से ऊपर रहेगा सन, तो कितनी गर्मी रहेगी? 21 जून, 2 ऑफ द जून होता है। ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इसको कह सकते हो आप, ठीक। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना। योगा डे भी इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 जून को मनवाया है कि सोलर जो एनर्जी है वो भी तो एक प्रकार से एनर्जी है, और योगा से भी एनर्जी मिलती है। तो 21 जून को योगा डे भी होता है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वेटलैंड लोकेशन। एक वेटलैंड है होकेरा वेटलैंड, जिसको पंजाब में दिखाया गया है, ये गलत है। होकेरा वेटलैंड श्रीनगर के पास है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि श्रीनगर में जो फ्लड मैनेजमेंट हो रहा है उसमें होकेरा वेटलैंड को यूज किया जा रहा है, और फ्लड मैनेज के चक्कर में ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ का इकोसिस्टम, ये वेटलैंड खराब हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में नहीं। तो पहला पेयर गलत हो गया। सेकंड पेयर रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, लगभग सब जानते हो, एकदम सही बात है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। अगला रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सही बात है, त्रिपुरा का एक वेटलैंड है रुद्र सागर लेक, सही है। अगला सस्तमकोट्टा लेक तमिलनाडु, ये गलत है बच्चों। सस्तमकोट्टा लेक ये केरला का लेक है, केरला में लेक है, और केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सस्तमकोट्टा लेक है, केरल की, नॉट तमिलनाडु। तो पेयर 1 एंड पेयर 4 आर इनकरेक्ट, ओनली पेयर 2 एंड 3 आर करेक्ट। केवल युग्म 2 और 3 सही हैं बच्चों, ठीक। तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। ओनली करके इस बार पेयर करेक्ट पूछा है ना, नए क्वेश्चन का नया पैटर्न दे दिया ऑप्शन का, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ठीक। फिर बच्चों पोल्ट्री के क्वेश्चन आपके आ गए। इसके बाद तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, सस्तमकोट्टा लेक केरला का, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मित्रों इस वीडियो को यहीं हम रोकते हैं, फिर मिलते रहेंगे आपको आगे। इनको ध्यान दिए रहेगा, आने वाले एग्जाम्स में यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होने हैं, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस मान लो नेक्स्ट वीक ही है, इसमें तो नहीं हो पाएगा। बिहार पीसीएस, इन पीसीएस में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम सीपीएफ है, सीडीएस है, सीडीएस के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बार ही आपके कोरोना वैक्सीन पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्ज़ाम में आया था, हूबहू इसमें भी आ गया है। तो यूपीएससी का जो पेपर है कहीं न कहीं से
आपको एक टच देता रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।